हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस कॉर्पोरेट न्यूज़ के अंदर। और आज की इस कॉर्पोरेट न्यूज़ में हमारे पास अगेन वो सभी कॉर्पोरेट जिनके अंदर आपका कहीं ना कहीं स्टेक है, आपका इंटरेस्ट है या फिर आपके नॉलेज इन्वॉल्व है, उन सबको लेकर हमारे पास अपडेट्स हैं। ये सीरीज है आप सबके ज्ञान में वृद्धि करने के लिए कि जिन कंपनीज को आप वॉच लिस्ट में डालते हो, जिन कंपनीज के शेयर्स में शायद आप इन्वेस्ट करके रखते हो, उन कंपनीज में लेटेस्ट क्या क्या घटनाएं होती हैं, उन सब घटनाओं से आपको अपडेट कराने की कोशिश है। यहाँ पर ना केवल हम स्टॉक मार्केट की खबरों को कवर करते हैं, बल्कि अब जियो पॉलिटिकल न्यूज़ को भी हम बहुत कोई मेजर जियो पॉलिटिकल न्यूज़ हो जिसका प्रभाव भारत की इकोनॉमी पे हो सकता है, उनको भी हम कवर करने की कोशिश करते हैं। मतलब मैं कह सकता हूँ कि इन न्यूज़ के बाद आपको फाइनेंशियल एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड वगैरह, इन सब की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम पड़ेगी। अभी हम इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं पड़ेगी। चलिए, अब कोशिश कर रहा हूँ मैं कि इसे डेली ले आऊँ, बट अभी फिलहाल 2 दिन में एक बार चल रही है। अब आज हमारे पास न्यूज़ है टैरिफ वॉर को लेकर है, जो कनाडा और मेक्सिको ने रिटेलिएटरी एक्शन अगेंस्ट द यूएसए अनाउंस किया है, उनसे रिलेटेड खबर है। भारत पर उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है उसको लेकर न्यूज़ है। जीएसटी कलेक्शन को लेकर बहुत अच्छी न्यूज़ है हमारे पास। एफआईयू जो है एंड फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन यूनिट, उन्होंने एक क्रिप्टो एक्सचेंज के खिलाफ एक्शन लिया है, उसके बारे में न्यूज़ है। फिर एनसीएलटी ने प्रॉब इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर की है बायजूस के रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के खिलाफ, वहाँ पर न्यूज़ है हमारे पास। और फिर हमारे पास रेलीगेयर को लेकर न्यूज़ है, जहां बर्मन फैमिली का एक डिस्प्यूट चल रहा है मैनेजमेंट में कंट्रोल को लेकर। जो रेलीगेयर में इन्वेस्टेड हैं शेयर होल्डर, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा अपडेट होगा ये। चलिए जी, इससे पहले कि हम आगे की न्यूज़ को आज शुरू करें, एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दूं कि अगर आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जानकारी लेना चाहते हैं, किसी भी शेयर के फंडामेंटल के एनालिसिस को सीखना चाहते हैं, सिमिलरली क्रिप्टो से रिलेटेड भी अगर आप ज्ञान लेना चाहते हैं, तो हमारे इसी YouTube चैनल पर ज्वाइन का ऑप्शन है। आप वहां पर ज्वाइन ऑप्शन पर क्लिक करके आप ये ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जो कि हम हर संडे, एक संडे को हम कंपनी ऑफ द वीक पे डिस्कशन करते हैं और एक संडे को क्रिप्टो ऑफ द वीक पे डिस्कशन करते हैं, जिसमें आपको फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है किसी कंपनी का, ये सिखाया जाता है। तो अगर आपको लगता है कि शेयर मार्केट का ज्ञान आपको चाहिए, क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड ज्ञान आपको चाहिए, क्योंकि अगले 4 साल संसार में सबसे ज्यादा धमाका जो रहने वाला है वो क्रिप्टो मार्केट का रहने वाला है। क्यों? क्योंकि ऑल थैंक्स टू ट्रंप एंड एलन मस्क, जो दोनों क्रिप्टो किंग आज की डेट में संसार की बागडोर को संभाल के बैठे हैं। तो इसलिए ज्ञान होना जरूरी है। अगेन ध्यान रखना, हम आपको बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देते, आपके केवल ज्ञान की बढ़ोतरी का काम करते हैं। ठीक है जी। चलिए, तो आज की पहली न्यूज, हम जियो पॉलिटिकल न्यूज टैरिफ वॉर को लेकर मैं सबसे लास्ट में आऊंगा। फिलहाल एक अच्छी न्यूज से शुरू करते हैं। जीएसटी का कलेक्शन जनवरी में 12% बढ़ गया है। दिसंबर में काफी डाउन चला गया था, पिछले 3 महीने के लोएस्ट पे चला गया था दिसंबर में 1.77 लाख करोड़, बट इट हैज सब्सटेंशियली इंक्रीज्ड। 12% से ज्यादा का इंक्रीज इस बार हुआ और 1.95 लाख करोड़ पे पहुंच गया है। जीएसटी कलेक्शन से हमें क्या फायदा ये है कि सरकार को फायदा हो रहा है, इसका मतलब देश की इकोनॉमी सही रफ्तार पे चल रही है। जीएसटी कलेक्शन अगर ज्यादा हो रहा है सरकार का, तो इकोनॉमी बिल्कुल सही रफ्तार पे चल रही है। सर मगर स्टॉक मार्केट तो गिर रही है ना। स्टॉक मार्केट के ऊपर अभी आऊंगा कि क्यों गिर रही है, उसका रीजन अभी एनालाइज करेंगे, बट फिलहाल देश की इकोनॉमी के लिए अच्छी न्यूज है। आगे देखो, हमारी एक ना यूनिट है एफआईयू, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन यूनिट है एक। ये इसका काम क्या होता है कि देश में अगर मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है कहीं, मतलब पैसे का लेन देन हो रहा है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। फॉर एग्जांपल, कोई मान लो हत्या, डकैती, फिरौती, ड्रग्स, इनसे, क्योंकि अब मान लीजिए किसी ने, अगर मान लीजिए कोई फिरौती लेने का काम करता है, तो जब वो पेमेंट एक्सेप्ट करेगा, तो ऐसा तो होगा नहीं कि वो पेमेंट केवल चेक में एक्सेप्ट करेगा या आरटीजीएस के थ्रू लेगा या टीडीएस कार्ड के पेमेंट दोगे आप उसे, ऐसे तो होगा नहीं। तो फिरौती वाले कैश में डील करते हैं। तो ये जो कैश वाले धंधे होते हैं जिनका कोई हिसाब किताब नहीं होता, तो इनके ऊपर नजर रखती है कौन? एफआईयू। अब एफआईयू ने सभी के सभी जो भी भारत में ऑपरेट करती थी क्रिप्टो एक्सचेंजेस, जो कि विदेशी हैं बट भारत में ऑपरेट करती थी, उन सबको इंस्ट्रक्शन दे दी थी कि या तो आप हमारे पास रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए, और रजिस्ट्रेशन करवा के अगर आप ऑपरेट करेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको यहाँ से धंधा बंद करना पड़ेगा। अब इसमें कई बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस जो हैं, जो भारत को छोड़ के चली गई थी, फॉर एग्जांपल MEXC नाम की एक्सचेंज है, एक बहुत बड़ी एक्सचेंज जो छोड़ के चली गई थी। फिर बिंग एक्स नाम की एक्सचेंज है,
जो कि छोड़ के चली गई थी। और शुरुआत में तो बाइनेंस भी चली गई थी, परंतु अब बाइनेंस वापस आ गई है। ऐसे ही क्यू कॉइन वापस आ गई है, कॉइन डीसीएक्स वापस आ गई है। परंतु एक एक्सचेंज ऐसी थी जो ना गई और बिजनेस भी करती रही, जिसका नाम था बाइबिट। अब फिलहाल एफआईयू ने बाइबिट के ऊपर पेनल्टी लगा दी है मनी लॉन्ड्रिंग के वायलेशन को लेकर कि ना तो तुमने हमारी बात सुनी और हमारे पास रजिस्ट्रेशन कराया, और फिर तुम ऑपरेट भी करते रहे, हमारे देश को छोड़ के भी नहीं गए, तो इसलिए तुम्हारे ऊपर पेनल्टी इंपोज है। कितनी? 9.27 करोड़ की पेनल्टी। अब सवाल ये उठता है कि पेनल्टी इनसे रिकवर कैसे होगी, ये देखने वाली बात है। बट क्योंकि ये तो अब इन्होंने अनाउंस कर दिया है, जब ये पेनल्टी लगी है उससे 1 महीना पहले इन्होंने इंडिया के ऑपरेशंस अपने बंद कर दिए हैं और ऑपरेशंस छोड़ के चले गए हैं, तो आज की डेट में इनकी वेबसाइट वगैरह इंडिया में कुछ भी नहीं चलती। तो आप ध्यान रखना, कभी कोई अगर आपका बायबिट वगैरह में हो तो प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा, या फिर बायबिट में अगर सोच भी रहे तो मत सोचिएगा। तो जो एफआईयू के पास रेगुलेटेड है, रजिस्टर्ड है, केवल वहीं पर अपना अकाउंट रखिएगा अगर आप क्रिप्टो के अंदर डील करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, तो बड़ी रिस्की इन्वेस्टमेंट है, बट प्लीज मेक श्योर कि अपनी रिसर्च अच्छे से रिसर्च या फिर ज्ञान प्राप्त किए बिना ये काम मत कीजिएगा। और अगर आप क्रिप्टो से रिलेटेड पूरा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, इस संडे से, कमिंग संडे हमारी अब फर्स्ट क्लास होगी जहां पर हम क्रिप्टो करेंसी के बारे में पूरा समझाएंगे। ये लगभग इसके 8-10 क्लासेस होंगी जिसमें आपको प्रॉपर ट्रेन किया जाएगा कि क्रिप्टो करेंसी होती क्या है। पहले ज्ञान तो प्राप्त कर लें, फिर इन्वेस्टमेंट बाद में देख लेना, पहले ज्ञान प्राप्त करो। ठीक है, तो इसलिए इस संडे से क्लासेस हैं, तो आप अगेन मेंबरशिप सेक्शन पे ज्वाइन करके उसकी ज्ञान प्राप्ति कर सकते हैं। अगली बात बढ़ना शुरू करते हैं। अगला हमारे पास न्यूज है एनसीएलटी को लेकर। एनसीएलटी ने एक बड़ा मेजर एक्शन लिया है। वो मेजर एक्शन लिया है किस पे? रेजोल्यूशन प्रोफेशनल पे। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल श्रीवास्तव जी थे। अब ये कौन होते हैं रेजोल्यूशन प्रोफेशनल? पहले तो ये जानो। देखो, जब भी कोई कंपनी डूबने लगती है तो उस डूबती हुई कंपनी को मैनेज करने के लिए एक प्रोफेशनल अपॉइंट किया जाता है, जिसे रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कहते हैं। ये ऑथराइज होता है कहां पर? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर। मतलब कंपनी का सारा जो कंट्रोल है ना, वो आ जाता है कंपनी के क्रेडिटर्स के हाथों में। अब क्रेडिटर्स तो बहुत सारे होते हैं, तो वो अपना एक एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज अपॉइंट करते हैं जिसे हम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कहते हैं। अब हुआ क्या, जब बायजूस इंसॉल्वेंट हुई, जब बायजूस में गड़बड़ हुई, इंसॉल्वेंट नहीं कहना चाहिए अभी मुझे, अभी तो चल रही है कार्रवाई। जब बायजूस ने गड़बड़ की, बायजूस ने डिफॉल्ट करने शुरू किए, तो सबसे पहले एप्लीकेशन फाइल की गई थी एनसीएलटी में किसके? बायजूस के अगेंस्ट बीसीसीआई के द्वारा, क्योंकि बीसीसीआई के प्लेयर पे जर्सी पे लिखा होता था बायजूस, उसके पेमेंट बायजूस ने नहीं की थी, तो बीसीसीआई ने बायजूस के खिलाफ एप्लीकेशन फाइल की थी। अब 2 तरीके के क्रेडिटर्स होते हैं इंसॉल्वेंसी कोड के अंदर, एक होते हैं ऑपरेशनल क्रेडिटर, एक होते हैं फाइनेंशियल क्रेडिटर। फाइनेंशियल क्रेडिटर जिन्होंने आपको लोन दिया हुआ है, और ऑपरेशनल क्रेडिटर मतलब फाइनेंशियल क्रेडिटर के अलावा जिन्होंने लोन दिया उनके अलावा जो क्रेडिटर है। तो बीसीसीआई ऑपरेशनल क्रेडिटर था, उसने केस फाइल किया। अब जैसे ही केस फाइल हुआ, केस एडमिट हुआ, तो अब एक क्रेडिटर की कमेटी बनाई जाती है। उस क्रेडिटर की कमेटी में ऑपरेशनल क्रेडिटर को जगह नहीं दी जाती, केवल लोन वालों को जगह दी जाती है, जिन्हें कहते हैं फाइनेंशियल क्रेडिटर। तो इस फाइनेंशियल क्रेडिटर में 3 क्रेडिटर्स आने थे। एक आदित्य बिरला ग्रुप, और एक यूएसए का एक ट्रस्ट था जो आना था, और एक तीसरी एक और कंपनी थी। 3 फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ने मिलकर उस कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स को बनाना था। अब हुआ क्या, जो बायजूस के रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट हुए थे, इन्होंने क्या किया, अमेरिका की जो कंपनी थी ग्लास ट्रस्ट, जिसने सबसे मेजर लोन दिया हुआ था, सबसे ज्यादा लोन बायजूस को जिसने दिया हुआ था वो इनका था, ग्लास ट्रस्ट का। अब इनको हटा दिया, आदित्य बिरला को भी हटा दिया, और पूरी कमेटी में एक क्रेडिटर रह गया था। अब एक क्रेडिटर जो भी डिसीजन लेगा वही होना था। तो एक तरीके से बायजूस अपने तरीके से कमिटी ऑफ क्रेडिटर को चला रहे थे, ये कहा जा रहा था। तो फिलहाल यूएसए के ये जो ट्रस्ट था ग्लास ट्रस्ट, इसने एप्लीकेशन फाइल की कहां पर? एनसीएलटी में, मतलब कोर्ट में, और कहा कि देखो जी ये तो गलत हुआ, मुझे पहले डाला गया था कमेटी में, उसके बाद हटा दिया गया, तो इसका क्या लॉजिक है? तो श्रीवास्तव जी जो कि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल थे, उनका कहना था कि देखो ये जो है ना ग्लास ट्रस्ट, इसका बायजूस से एक केस चल रहा है। कहां चल रहा है? विदेशों में, यूएसए के अंदर एक केस चल रहा है। तो जब तक वो केस का निपटारा नहीं हो जाता तब तक मैं उसे कमेटी का पार्ट नहीं बना सकता। कहीं पूरे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में ऐसा नहीं लिखा हुआ कि जब तक कोई केस चल रहा हो, जब तक उसका निपटारा ना हो जाए तब तक तुम नहीं बना सकते। ऐसा कहीं भी पूरे कानून में नहीं लिखा गया।
और अगर नहीं लिखा गया तो आपने ऐसा किया क्यों, क्योंकि मैं खुद भी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हूं। तो जो श्रीवास्तव जी का स्टैंड है यहां पर वो गलत था और अल्टीमेटली ग्लास ट्रस्ट ने एप्लीकेशन फाइल की। कहां पर फाइल की एप्लीकेशन? एनसीएलटी मतलब भारत में एप्लीकेशन फाइल की और एनसीएलटी ने इनके डिसीजन को सही ठहराया और साथ में श्रीवास्तव जी के खिलाफ स्ट्रिंजेंट एक्शन लेने की बात की गई, जहां पर उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिए जाएंगे। और कहा गया कि ग्लास ट्रस्ट और आदित्य बिरला, जिन दोनों को आउट करके केवल एक क्रेडिटर को रखा गया था, इन दोनों को अब इन किया जाएगा। और इन दोनों को इन करने का मतलब है कि कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के अंदर जो कमिटी बनेगी उसमें 90% की वोटिंग राइट अब ग्लास ट्रस्ट के पास आ चुकी है। तो यानी कि अब जो बायजूस जी जो अपनी करवाना चाह रहे थे इस कमेटी के द्वारा, अब ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी जो वोटिंग पावर थी जो इकलौते क्रेडिटर्स के पास, वो लगभग ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल थी। तो इसलिए बायजूस के लिए बहुत बड़ा, रविचंद्रन बायजूस के लिए बहुत बड़ा झटका लगा है आज जब एनसीएलटी ने नई तरीके की कमेटी बनाने का ऐलान किया है। तो उनके लिए बहुत बुरी खबर है ये, और श्रीवास्तव जी के लिए भी बहुत बुरी खबर है कि उन्होंने प्रोफेशनल होकर पता नहीं कैसे काम कर दिया। खैर कोई दिक्कत नहीं, अब बाकी देखते हैं आगे वो क्या स्टेप लेते हैं। चलिए अगली न्यूज है हमारे पास रेलिगेयर फैमिली को लेकर। रेलिगेयर, आप जानते हैं रेलिगेयर फैमिली में, रेलिगेयर एंटरप्राइजेस लिमिटेड में काफी टाइम से एक झगड़ा चल रहा है जिसमें कंपनी का शेयर को सबसे ज्यादा सफर करना पड़ रहा है। वो कैसे? पीछे की कहानी ये है कि रेलिगेयर एंटरप्राइज जिसका शेयर आज से 1 साल पहले लगभग 350 के करीब हुआ करता था, कंपनी के मैनेजमेंट में कंट्रोल को लेकर डिस्प्यूट अराइज हुआ। मैनेजमेंट में 2 लोग इन्वॉल्व थे, एक तरफ डाबर के मिस्टर बर्मन, जो डाबर के भी मैनेजमेंट हैं, मिस्टर बर्मन और रश्मि सलूजा, ये दोनों रेलिगेयर एंटरप्राइजेस के, रेलिगेयर एंटरप्राइज जो एनबीएफसी है और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, इसके कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का कंट्रोल करते थे। ओके, अब डिस्प्यूट हुआ और डिस्प्यूट किस बात को लेकर हुआ कि बर्मन फैमिली इस पे पूरा कंट्रोल चाहती थी और वहां रश्मि सलूजा जी पूरा कंट्रोल चाहती थी। इस बात को लेकर डिस्प्यूट हुआ। फिलहाल बर्मन फैमिली ने क्या किया, डाबर वालों ने 25% स्टेक एक्वायर कर ली। किसमें? रेलिगेयर में 25% स्टेक। अब 25% स्टेक जैसे ही आप किसी कंपनी में एक्वायर करते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, एक ओपन ऑफर देना पड़ता है कि देखो जी हम 25% स्टेक इस कंपनी में एक्वायर कर चुके हैं और हम अपनी स्टेक को और बढ़ाना चाहते हैं, पूरा कंट्रोल 50% से ज्यादा लेना चाहते हैं। तो इसलिए आपको 26% कम से कम, ताकि 25 + 26 50% से ऊपर 51% पे आ जाओ, आपको कम से कम 26% का एक ओपन ऑफर निकालना पड़ता है जिसमें आप आम जनता को इन्वाइट करते हो कि अपने शेयर मुझे दे दो ताकि हम कंट्रोलिंग स्टेक लेकर कंपनी को अच्छे तरीके से चला सकें। अब बर्मन जी ने ऐसा ही किया कि 26% की स्टेक के लिए ओपन ऑफर अनाउंस कर दिया कि हाँ जी हम ओपन ऑफर लाने को तैयार है। 235 रुपए का शेयर था जिस पे इन्होंने ओपन ऑफर दिया, परंतु कंपनी के शेयर प्राइस भाग चुका था 330 रुपए पर। रश्मि सलूजा जी ने इनके इस ओपन ऑफर के खिलाफ कंप्लेन फाइल की सेबी को कि ये तो गलत है, शेयर का प्राइस इतना ज्यादा है और ये देखिए 235 रुपए ऑफर कर रहे हैं, तो ये तो नुकसान कर रहे हैं, सब शेयर होल्डर्स का भी नुकसान कर रहे हैं, तो ये नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इनके इस ऑर्डर पर सेबी ने रोक लगा दी, बिल्कुल रोक लगा दी कि भैया अभी कोई भी डिसीजन नहीं होगा और पूरी रोक लगाई गई, जिसे रिसेंटली दिसंबर 2024 में अब हटा दिया गया। और अब कहा गया कि कोई अगर इस ऑफर को काउंटर करना चाहता है तो वो काउंटर कर सकता है, मतलब अगर आप कोई और बढ़िया बिड मैनेजमेंट देना चाहता है तो आप दो, कोई दिक्कत नहीं हमें। अब और कोई बिड तो आई नहीं और मंडे यानी कि आज के दिन ये ऑफर जो है वो कंप्लीट होना था। बट अभी क्या हुआ रिसेंटली, यहां पर कंपनी के ही एक इन्वेस्टर है जिनका नाम है डेनी गायकवाड़, जो कि कंपनी में इन्वेस्टमेंट रखते हैं। उन्होंने कहा कि भैया जितना बर्मन ऑफर कर रहा है मैं उससे 17% और प्रीमियम ऑफर करता हूं, मैं 17% का प्रीमियम ऑफर करता हूं, यानी कि मैं 275 रुपए पर शेयर देने को तैयार हूं और ये जो स्टेक है ये मुझे दे दो। तो इन्होंने काउंटर ऑफर दिया। बट गायकवाड़ जी ने क्या किया कि ये ओपन ऑफर कंपनी को ना देकर सीधा कहां निकाला, सेबी के पास भेज दिया कि जी मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूं। सेबी ने अब रिसेंटली क्या किया है, सेबी ने रिजेक्ट कर दिया है गायकवाड़ का बिड फॉर द ओपन ऑफर इन द एनबीएफसी। क्यों? क्योंकि डेडलाइन निकल चुकी थी जब तक इन्हें ओपन ऑफर ये सबमिट करना था और इन्होंने लेट ऑफर सबमिट किया, तो सेबी ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया है। अल्टीमेटली गायकवाड़ साहब का ये ऑफर रिजेक्ट कर दिया गया है।
अब क्या होगा, अब जो भी ऑफर बर्मन जी ने दिया है कंपनी के अंदर, वही बर्मन जी का ऑफर ही एक्सेप्ट किया जाएगा 235 रुपए पर शेयर के हिसाब से। खैर मुझे लगता है कि आज डिसाइड होना, आज फाइनली पता लग जाएगा। मैं अपनी अगली कॉर्पोरेट न्यूज के अंदर इसे कवर कर लूंगा। फिलहाल ये हो जाएगा कि रेलिगेयर एंटरप्राइज जो कि अभी तक अधर में अटकी हुई थी, एक तरफ तो एटलीस्ट चली जाएगी और डाबर ग्रुप के पास आ जाएगी। और डाबर ग्रुप के पास आने का मतलब है कि ठीक है, कंपनी एक ढंग से एटलीस्ट चल तो पाएगी, क्योंकि अभी तो झगड़े में बिल्कुल लुटी हुई थी कंपनी। तो एटलीस्ट मैं कहूंगा रेलिगेयर वालों के लिए एक अच्छी खबर है ये कि एटलीस्ट झगड़ा निपटेगा और अब कंपनी में मूवमेंट आ सकता है, जो कि अभी तक वो काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे। 2 साल हो चुके थे इंतजार करते करते उन लोगों को। जो शेयर प्राइस भी 350 का था, पता नहीं 230-40 के करीब पहुंच गया होगा। हे भगवान। चलो जी, ये कॉर्पोरेट न्यूज थी जिनको आज हमने कवर करना था। अब हम बात करते हैं टैरिफ वॉर की। आप जानते हैं कि ट्रंप साहब ने टैरिफ लगा दिए हैं तीनों कंट्रीज के ऊपर। अपने दुश्मन चाइना के ऊपर 10% कहा था, 70%, अभी 10%, 60% कहा था, 10% लगाए हैं। और कनाडा पे 25% कहा था, लगा डाले। और मैक्सिको पे भी 25% कहा था, लगा डाले। अब रिटेलिएशन हुए हैं। रिटेलिएशन मतलब चाइना ने तो अभी रिटेलिएटरी एक्शन नहीं लिया, बट कनाडा ने रिटेलिएशन कर दिया है। और चाइना में जितने रिटेल आउटलेट्स हैं वहाँ पे यूएस का सामान भी हटाया जाने लगा है। अब इसका इम्पैक्ट वर्ल्ड इकोनॉमी पे क्या आएगा और भारत की इकोनॉमी पे क्या इसका इम्पैक्ट आएगा, चलिए थोड़ी सा ये समझना शुरू करते हैं। देखो, 2 दोस्त हैं जो एक दूसरे की वीकनेस भी जानते हैं, एक दूसरे की स्ट्रेंथ भी जानते हैं। और इस टाइम जो दोनों दोस्त एक दूसरे को थप्पड़ मार रहे हैं। एक बड़ा दोस्त है यूएस से, जिसने कनाडा के जोर के कान के नीचे लगाया है, और अब कनाडा भी यूएस के कान के नीचे लगाने की कोशिश कर रहा है। अब दोनों एक दूसरे को थप्पड़ मार के एक दूसरे का नुकसान करने वाले हैं। एनालिस्ट का कहना है कि चाहे मैक्सिको हो चाहे कनाडा, अगर इन दोनों के ऊपर टैरिफ लग गया, जो कि आज रात ट्यूसडे से इफेक्टिव हो जाएगा, ट्यूसडे जैसे 12 बजेंगे यूएसए टाइम के मुताबिक इफेक्टिव हो जाएगा। ओके, कनाडा और मैक्सिको मैक्सिमम 3 महीने तक इस टैरिफ को संभाल सकते हैं। उसके बाद उनकी इकोनॉमी 2% नीचे गिर जाएगी। ओवरऑल 2%। बढ़नी कितनी थी? 1.5% एक्सपेक्टेड था कि बढ़ेगी। 2% नीचे मतलब नेगेटिव में 0.5 में चली जाएगी, डी ग्रोथ हो जाएगी इकोनॉमी में, रिसेशन में चली जाएगी इकोनॉमी। सेम कनाडा के अंदर होगा एंड सेम मैक्सिको के अंदर होगा। यूएसए के ऊपर भी हिट लगेगा, सॉलिड हिट लगेगा। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन आने वाला है। इन्फ्लेशन जब आएगा तो फिर यूएस के भी जो पब्लिक है उसके ऊपर भी इंपैक्ट आएगा। बट उसके लिए ट्रंप अपना प्लान करके बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि मैं यूनाइटेड स्टेट के अंदर इनकम टैक्स को अबॉलिश कर दूंगा, फिर उसके बाद यूनाइटेड स्टेट के अंदर ही प्रोडक्शंस को शुरू करूंगा, ताकि ये जो चीजें हमें यहां से लेनी पड़ रही हैं कनाडा से क्या लेते हैं ये लोग? नेचुरल गैस एंड पेट्रोल का प्रोडक्शन अमेरिका के अंदर भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा रिसोर्सेस हैं उसके पास, तो वो वहां से भी कर सकता है। और मैं ट्रंप की एक स्टेटमेंट सुन रहा था आज मॉर्निंग में, मेरे को हैरानी हुई कि ट्रंप अप्रिशिएट कर रहे थे वेनेजुएला की सरकार को। कोई इनके ना होस्टेजेस कुछ वेनेजुएला में होंगे 6, जिनको छुड़वा लिया गया है, तो उन्होंने थैंक्स किया वेनेजुएला की गवर्नमेंट को एंड दे आर वेरी सपोर्टिव ऑफ अस। वेनेजुएला को सपोर्ट करना मतलब समझ रहे हो क्या है? वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ऑयल का प्रोडक्शन कहां होता है? आप कहोगे दुबई या फिर ईरान, नहीं, कहीं नहीं, वेनेजुएला में होता है। तो फिर वेनेजुएला अपने नाम तो कभी नहीं सुना। वो इसलिए नहीं सुना क्योंकि वेनेजुएला पे पूरे तरीके से बंदिशें लगाई गई हैं, पूरे बैन लगे हुए वेनेजुएला पे, जिससे वो अपना ऑयल एक्सपोर्ट ही नहीं कर सकता। तो वेनेजुएला पे पूरी पाबंदियां हैं, जिसका कि वेनेजुएला, और इतना ऑयल होने के बावजूद उस देश में भुखमरी है। आज ट्रंप का उसकी तारीफ करना तो मतलब मुझे समझ गया बेटा कि तो दाल में काला है कहीं ना कहीं। और कनाडा को हटाकर अब तुम वेनेजुएला से ऑयल लेने का प्लान कर रहे हो, जो भी कमी होगी, क्योंकि वेनेजुएला में इतना सस्ता ऑयल है कि मतलब क्या कहा जाए कि कहीं नहीं होगा इतना सस्ता। वहां तो जमीन खोदो तो तेल निकलता है, मतलब ऐसा दुबई में भी नहीं होता, इतना तेल है वेनेजुएला के अंदर। तो अमेरिका लग रहा है कि प्लान उसका यही है कि कनाडा को भी बर्बाद करेगा, मैक्सिको को भी बर्बाद करेगा। अगला नंबर
यूरोप का है। ये यूरोप को भी बर्बाद करने जा रहा है। यूरोप अभी से भी घबराया गया, उनकी सांसें फूली पड़ी हैं कि पता नहीं क्या होने वाला है। मैंने कल भी कहा था, आज भी कहा था, एज अ इंडियन हमें ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हम अभी भी यूएसए की इकलौती लाठी बने हुए हैं ब्रिक्स के खिलाफ। क्योंकि अगर इंडिया ने भी ब्रिक्स का सपोर्ट कर दिया, ब्रिक्स नेशन का सपोर्ट कर दिया और ब्रिक्स की करेंसी लॉन्च हो गई, तो भैया यूएसए की बैंड बज जाएगी फिर, और केवल इंडिया ही, भारत ही वहां पर अड़ंगा बना हुआ है। यूएसए और ब्रिक्स के बीच में कहीं ना कहीं भारत ही कड़ी भी है, और इसलिए भारत का ये फायदा है कि मुझे नहीं लगता किसी भी हालत में कि ट्रंप भारत के खिलाफ ये एक्शन लेने वाला है, नहीं लगता ये। बाकी देखते हैं आगे क्या क्या होता है। बट भारत के आज जो स्टॉक मार्केट पे आपने इसका इंपैक्ट देखा होगा, उसका सबसे बड़ा रीजन ये रहा कि डर, इन्वेस्टर्स में डर का माहौल कि इसने उसको मारा, इसने उसको मारा, इसने इसको मारा, अब ये मुझे भी मारेगा। इस डर के कारण हमारी इकोनॉमी नहीं, हमारी स्टॉक मार्केट गिरी है, और डर के अलावा और कोई रीजन नहीं है। बजट बहुत अच्छा है, स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड्स में बहुत पैसा आने वाला है इस वजह से, जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहे हैं, आपके लिए इकोनॉमी की न्यूज़ बहुत अच्छी है। अच्छा, जब मैं कल भी, अब मैंने कहा था ना कि न्यूज़ बहुत अच्छी है, तो कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि देखो ये सरकार का सपोर्ट कर रहा है। भाई एक बात सुनो, आपकी इकोनॉमी ठीक चल रही है, मैं किसी भी पार्टिकुलर सरकार का सपोर्टर नहीं हूं, प्लीज ध्यान से सुन लेना। चाहे यहाँ आज एक्स गवर्नमेंट है, कल को वाई आएगी, अगर देश के लिए अच्छा काम कर रहा होगा तो फिर आप पार्टी लाइन से हट के देखेगा। आज के देश में जो प्रधानमंत्री हैं वो मेरे प्रधानमंत्री नहीं, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। तो पार्टी लाइन से हटकर देश के लिए सोचना शुरू करो, क्योंकि जब आप देश के लिए सोचते हो तो आप अपनी सोच बड़ी करते हो। मैं कह सकता हूं एज अ न्यूट्रल, विश्वास रखना एज अ न्यूट्रल, कि जो भी कदम सरकार के द्वारा उठाए जा रहे हैं वो बेहतरीन कदम है। पर मैं ये भी एक्सेप्ट करूंगा कि पुरानी सरकारों ने भी जो कदम उठाए हैं, खासकर मनमोहन सिंह जी के पहले कार्यकाल में जो कदम उठाए गए थे, वो एक बहुत ही बेहतरीन कदम थे, और आज भी बहुत ही बेहतरीन कदम उठाए जा रहे हैं। तो प्लीज जब आप इसे सुने तो ये मत सोचिएगा कि मैं किसी सरकार के सपोर्ट में बात कर रहा हूं, मैं अपने देश के सपोर्ट में बात कर रहा हूं, अपनी इकोनॉमी के सपोर्ट में बात कर रहा हूं, अपने बिजनेसमैन के सपोर्ट में बात कर रहा हूं, हमारे सबके सपोर्ट में बात कर रहा हूं। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये न्यूज़ सीरीज अच्छी लगी होगी। हम जल्द ही बाकी कॉर्पोरेट अपडेट के साथ भी मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।